हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है काल सर्प दोष। लेकिन देखो, जैसे ही ऑब्वियस आपको मालूम ही है कि काल सर्प दोष राहु केतु से ही बनता है, राइट। और हम सभी के चार्ट में राहु केतु होंगे ही। तो देखो, चाहे आपकी कुंडली में, पहले तो ये डिसाइड करो कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है या नहीं, राइट। अगर काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो दे के जाएगा। और अगर काल सर्प दोष नहीं है तो भी देखो, राहु केतु जो एक्सेस का जो डांस है, राइट, अगर वो आपने समझ लिया और राहु केतु एक्सेस के बीच में मेरे कौन से हाउसेस आ रहे हैं और वहां पे कौन से प्लैनेट है उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो भी आपका लाइफ का जो एक बड़ा जर्नी है, जो अंडरस्टैंडिंग करना है, वो आपने यहाँ पे कर लिया, राइट। सो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, जो कुछ भी है, राइट, हम आज यहाँ पे यही डिस्कस करने वाले हैं कि राहु केतु एक्सेस जो डांस है वो क्या दिखाता है। और पहले तो आपके कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं, राइट, वो जो सारे भ्रम है वो आज हम क्लियर आउट करेंगे। तो इसमें इंफॉर्मेटिव ही रहेगा। पर देखो, सबसे पहले कोई भी जो बात है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम काल सर्प दोष के बारे में बात कर रहे हैं तो हाँ, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो काल सर्प दोष बनते हैं उसके लिए भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल में काल सर्प दोष क्या है, रियली में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, राइट नाउ ये जो कलयुग है उसमें हमारा एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनली व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट दैट, और कैसे देखना है, राइट। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। बट यस, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो डू इट राइट नाउ, ताकि मेरे और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको मिलते रहे। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले काल सर्प दोष, राइट, यहाँ पे दोष वर्ड यूज किया है सभी ने, लेकिन अगर करना चाहिए कि नहीं वो वीडियो के एंड में आप ही बताना कि दोष है या नहीं है। देखो, काल सर्प दोष कब बनता है, तो जब आपकी कुंडली के जो बाकी सारे प्लैनेट है वो राहु केतु के बीच में ही आ जाए। मतलब राहु केतु है वो 180 डिग्री अपार्ट होते हैं। मतलब कि अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है तो ऑब्वियस केतु 7th हाउस में है, अगर आपका राहु 3rd हाउस में है तो ऑब्वियस केतु आपका 7th हाउस में है। और जिस तरह से मैंने बोला राहु केतु 180 डिग्री है, तो मतलब कि आपके सारे प्लैनेट है ना वो कुंडली के एक पार्ट में हो गए और अदर पार्ट है जो 50% आपका जो चार्ट है वो ब्लैंक हो गया, राइट। तो ये दोष है कि नहीं, क्योंकि कई जगह पे हम बोलते हैं कि शास्त्र में काल सर्प दोष जैसा कोई नेम ही नहीं था। 17-18वीं सदी के बाद किसी एस्ट्रोलजर ने, नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन किसी ने काल सर्प दोष बारे में सुना, राइट। सो है नहीं है उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन देखो, जो एक्चुअल कंडीशन है, राइट, जो नजर के सामने हमें दिखती है उसको तो अंडरस्टैंड करना रहेगा ना। काल सर्प दोष है नहीं अलग बात है, लेकिन एक बात सीधा आपको दिखती है कि किसी एक अलग बंदे का जो चार्ट है जहाँ पे सारे प्लैनेट फैले हुए हैं और लिटिल बिट हमें बैलेंस लगता है। और एक मतलब कि मान लो कि आपके चार्ट में या मेरे चार्ट में काल सर्प दोष है, तो एक हमारा चार्ट है कि जो बैलेंस नहीं है, राइट, एकदम से इस और वेटेज बढ़ गया है और ये एम्प्टी है। तो अब कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, काल सर्प दोष है कि नहीं, लेकिन ये कुछ तो इंडिकेशन हमें दे रहा है कि इस ओर वेटेज ज्यादा है, इस ओर बिल्कुल खाली है, राइट। तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि इसको हमें पढ़ना है कि ये क्या इंडिकेशन दे रहा है हमें, ताकि अगर हमारे चार्ट में ये है तो हम उसको अच्छे से समझ पाए। और यहाँ पे भी डिग्री का भी इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि राहु केतु एक्सिस में आपके सारे प्लैनेट आ गए। आपको दिखता होगा कि हाँ, मेरे 9th हाउस में राहु है और सारे प्लैनेट राहु केतु एक्सिस में है। लेकिन मान लो कि राहु के साथ ही कोई अदर प्लैनेट, मान लो कि वहां पे 9th हाउस में राहु आपका 3 डिग्री पे हो और उसी के साथ में शुक्र हो कि जो 23 डिग्री पे हो, राइट। तो शुक्र उस जो राहु केतु एक्सिस है वहां से बाहर निकल गया, तो अब ये जो परफेक्ट काल सर्प दोष है वो नहीं बनेगा।
इधर काफी बार हम आंशिक काल सर्पदोष बोलते हैं, मतलब कि राहु केतु एक्सिस में सारे प्लैनेट आ गए लेकिन मंगल है वो इधर की ओर बैठ गया, राइट। फिर भी इम्बैलेंस तो हुआ क्योंकि यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, यहाँ पे ओनली वन प्लैनेट ही हुआ है, राइट। तो अगर आपके कुंडली में काल सर्पदोष है या नहीं है अलग बात है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि राहु केतु के बीच में जो प्लैनेट है वो क्या हमें इंडिकेशन करते हैं और उसको किस तरह से हमें देखना चाहिए। शास्त्र में इसकी बात है नहीं है, मोस्ट ऑफ द शास्त्र में इसके हमें उल्लेख उतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन दिख तो रहा है कि एक और हमने पल्ला भारी कर दिया है और एक साइड का जो एक्सिस है वो हमने बिल्कुल हल्का कर दिया है। तो अब देखो हमारे सामने है, राइट। तो इसको हमें वेटेज तो देना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि मेरा आधा चार्ट हैवी है, आधा चार्ट एकदम से लाइट हो गया है। अगर एक प्लैनेट मूव हो भी गया राहु केतु एक्सिस के बाहर तो भी अब वो लिटिल बिट पर इम्बैलेंस तो अभी भी बना हुआ है। तो इस इम्बैलेंस को हमें स्टडी करना है कि क्यों हमें ऐसा इम्बैलेंस चार्ट मिला इन कंपैरिजन टू अदर, राइट। सो आज इसका जो आंसर है वो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा, राइट। पहले ये जो काल सर्प दोष है तो मोस्टली इसे स्नेक के साथ जुड़ा जाता है और स्नेक हमारे जो पुराना शास्त्र है उसके साथ काफी सारी चीजें है जुड़ी हुई है। अगर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, राइट। तो शंकर भगवान के गले में भी स्नेक है और विष्णु भगवान के साथ भी ऑलवेज आपने स्नेक को देखा है। तो हमारे शास्त्र में स्नेक के साथ हमारा काफी गहरा रिश्ता है। और समुद्र मंथन की जो बात होती है वो भी यहाँ आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पे भी स्नेक का जो रस्सी बनाया था और पूरा समुद्र मंथन हुआ था। और ड्यूरिंग द समुद्र मंथन वहां पे पहले जो बुरे तत्व है, विष है, जो हमें नहीं चाहिए, ऐसी काफी सारी चीजें निकली थी और बाद में कहीं जाके जो अमृत है वो निकला था। लेकिन देखो उस टाइम पे भी पहले जो बुरी चीज है उसके रिगार्डिंग जो विष निकलता है वो शंकर भगवान ग्रहण करते हैं और बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो नीलकंठ उसके गले में ही वो विष को यहाँ पे स्टॉप कर लिया है। तो आप समझ सकते हो कि काल सर्प दोष है, मतलब अब इसको देखो अपनी लाइफ से रिलेट करो कि काल सर्प दोष मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपका कुछ नहीं होगा, बदनामी होगी, नो नो नो। हाँ, काल सर्प दोष का मतलब ये है कि काफी सारे स्ट्रगल रहेंगे, आपको पहले वो विष है वो पीना पड़ेगा। जब आप वो स्ट्रगल है उससे ओवरकम हो जाओगे उसके बाद आप अमृत के अधिकारी हो। तो अगर मैं काल सर्पदोष का नेगेटिव पॉइंट बोलूं तो काल सर्पदोष नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में जैसे शंकर भगवान ने विष पिया था ऐसी सिचुएशन 100% क्रिएट होगी, लेकिन एक बार जब आपने इस सिचुएशन से ओवरकम कर लिया तो अमृत भी आप ही को मिल सकता है, राइट। सो ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि चलो ऑब्स्टिकल तो है लेकिन फाइनली मुझे अमृत प्राप्त भी होगा अगर मैंने ये सारे हर्डल्स और सिचुएशन है वो कवर कर लिए। तो वो हर्डल्स और सिचुएशन है वो किस प्रकार से मेरी लाइफ में आएगी, दैट डिपेंड्स कि काल सर्पदोष किस प्रकार से आपकी कुंडली में बन रहा है। मतलब कि राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में है, राहु सेकंड हाउस में है, केतु 8th हाउस में है, राइट। ये जो अलग अलग प्रकार के जो काल सर्पदोष है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे कि वो आपको जीवन के कौन से कार्य क्षेत्र में आपको विष पीना पड़ेगा, कहाँ से बाद में आपको अमृत मिलेगा, वो एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा हर एक चार्ट पे, राइट। लेकिन राइट नाउ हम कॉमन डिस्कस कर रहे हैं। तो काल सर्पदोष बुरी बात नहीं है, हाँ हर्डल्स और ऑब्स्टिकल है वो आपकी लाइफ में रहेंगे। वैसे नाग पंचमी का जो फेस्टिवल है जो नाग देवता के साथ जुड़ा हुआ है स्नेक के साथ, वो भी हम काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। भगवान शिव की जो पुत्री थी मनसा देवी, राइट, वो भी नागों की देवी कहलाती है। तो हमारा जो शास्त्र है वो कहीं ना कहीं स्नेक को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और हमारे जो 3 बड़े देवता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनमें से भी 2 जो देवता है विष्णु और शंकर भगवान, महेश,
दोनों का भी नाग के साथ कनेक्शन है। और अगर हमारे दो लॉर्ड है राम भगवान और कृष्ण भगवान, राइट, उन दोनों का भी स्नेक के साथ काफी कनेक्शन है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो बुरे नहीं है। और उन लोगों का भी लाइफ आपने देखा है कि वो इजी नहीं था, लेकिन हाँ, जो स्ट्रगल और हार्डशिप उसने फेस किया और उसके बाद उसने ओवरकम किया। कृष्ण भगवान की जो हम बात करें तो कृष्ण भगवान के जन्म के तुरंत बाद ही जब वसुदेव उसको छोड़ने जाते हैं यशोदा के पास, तब भी बारिश होती है, शेषनाग आके उसको कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। सो उसकी लाइफ में जैसे ही बॉर्न हुआ और तुरंत ही उसका स्नेक के साथ हमें कनेक्शन बताया गया है। और ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, जब उसके बचपन में भी उसने शेषनाग पे डांस किया था और वो जो लोगों को परेशान कर रहा था वृंदावन में, वहां से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। तो भगवान का भी कहीं ना कहीं शेषनाग के साथ कनेक्शन था। और राम भगवान के अवतार में भी आप देखो तो राम के जो छोटे भैया थे लक्ष्मण, उसको भी शेषनाग का अवतार बोला गया है। और वो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ लॉर्ड रामा उसके साथ रहे थे। तो हमें ये मालूम होता है कि देखो ये बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। स्नेक को हमने ओनली एक बुरी चीज की तरह देख लिया तो वो जरूरी नहीं है, उसके पीछे भी काफी अच्छाई थी और भगवान के साथ भी कहीं ना कहीं ये स्नेक का कनेक्शन है। अब आते हैं, ये तो हो गई जो स्टोरी, जो मैथोलॉजी स्टोरी है और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। नाउ कमिंग बैक टू द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट कि हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे उसको समझे। तो देखो हर एक प्लैनेट है, वो हमें स्काई में दिखता है कि ये मंगल है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये बुध है, गुरु है। लेकिन राहु केतु आप अगर टेलीस्कोप से देखने जाओ तो आप देख नहीं पाओगे, राइट। उसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं है, ये ओनली मैथमेटिकल पॉइंट है। और कौन से मैथमेटिकल पॉइंट है? तो देखो सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमता है। तो ये जो दोनों ऑर्बिट है, मतलब कि पृथ्वी का जो भ्रमण कक्षा है कि जो सूर्य के आसपास घूमती है, और चंद्र की जो भ्रमण कक्षा है कि जो पृथ्वी के आसपास घूमता है, वो ऐसे लिटिल बिट टिल्ट है, राइट। पृथ्वी टिल्ट है तो एक भ्रमण कक्षा ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी। तो वो दोनों जहां पे टचिंग पॉइंट है, जो मैथमेटिकल पॉइंट है, इल्यूजन है कि हाँ ये दोनों भ्रमण कक्षा है, ये यहाँ पर मैचिंग होती है। तो वो जो मैथमेटिकल पॉइंट है वो है राहु केतु एक्सिस, राइट। अब समझो कि वो पॉइंट है, उसका हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिहाइंड कैसे किया, तो वो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है। सूर्य को हम पिता का कारक बोलते हैं, चंद्रमा को हम माँ का कारक बोलते हैं। तो जैसे हम मदर फादर है, उसको हम अपने एग्जिस्टेंस से उसके बिना हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो हम सोच ही नहीं सकते, और उसके बिना हमारा अस्तित्व है वो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये जो मैथमेटिकल पॉइंट है, ये जो इल्यूजन पॉइंट है, वो भी हमें कंसिडर करने ही रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सूर्य के आसपास पृथ्वी के घूमने से और सूर्य के आसपास जब पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के आसपास जब चंद्रमा घूमता है, वो ऑर्बिट के मैथमेटिकल पॉइंट है। अगर मैं आपको राहु केतु के बारे में समझाना चाहूँ तो राहु क्या है कि जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, राइट, कि जहाँ पे मुझे प्रोग्रेस चाहिए, जहाँ पे मैं लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और केतु क्या है कि जहाँ पे मैंने पास्ट में अपना काफी सारा जर्नी है वो कवर किया था, लेकिन कुछ जो कार्मिक डेप्थ है वो मेरा बाकी रह गया है। तो अब मुझे इस जन्म में वो पहले चुकता करना रहेगा। जब तक आप वो चुकता नहीं करोगे तब तक आपका प्रोग्रेस है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब बनता क्या है कि अब राहु केतु का जो एक्चुअल डांस है वो आप समझो कि काफी लोग हैं, देखो पुराने कर्म तो सभी के होते हैं, राइट। हमने कुछ अच्छा कुछ बुरा हम सभी ने किया होता है, लेकिन जब आपके सारे प्लानेट है वो राहु केतु एक्सिस के बीच में आ गए, मतलब कि अब तो आपको पुराना हिसाब है वो पहले चुकता करना ही पड़ेगा। विथआउट वो कर्मा पूरे किए आप लाइफ की ओर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, राइट। सो काफी लोगों का होता है कि मान लो देखो मेरा एक लोन लिया हुआ, आप ऐसे समझो कि मैंने एक लोन लेके रखा है
अब मैं दूसरा लोन भी ले सकता हूँ, मैं और कोई भी काम कर सकता हूँ। लेकिन काफ़ी बार ये सिचुएशन हो जाती है कि भाई पहले तो ये लोन चुकता करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको दूसरा लोन नहीं मिलेगा। तो ये वाला सिचुएशन है कि भाई ये कार्मिक डेट तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जब आपके सारे प्लैनेट है वो राहु केतु एक्सिस के बीच में आ गए। लेकिन जब आपने वो कार्मिक डेप्थ है वो कंप्लीट कर लिया तो बाद में आपके पास टोटल फ्री विल है, राइट। तो ये आप समझो कि वो कार्मिक डेप्थ है वो अब मुझ पे और हावी हो गया है, ज्यादा हावी है। अब मुझे वो कार्मिक साइकिल है वो पूरा करना ही रहेगा। उसमें भी देखो कि जो आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सिस बैठा है, तो मतलब कि देखो आपका मेष लगन का चार्ट है, राइट। अगर मेष लगन का चार्ट है और मान लो कि आपके तीसरे भाव में राहु बैठ गए है और 9th हाउस में केतु है, राइट, उसके बीच में सारे प्लैनेट है। अगर फॉर ए वन मोमेंट थिंक कि राहु आपके तीसरे भाव में है, अब वो कौन सी साइन में जाएगा, नेक्स्ट जो ट्रांजिट आएगा उसका मूवमेंट आएगा वो सेकेंड हाउस में आएगा। सेकेंड हाउस तो मेरा खाली है, तो ये अच्छा है क्योंकि जो आपका राहु तीसरे भाव में है वो अब सेकेंड हाउस में जाएगा, तो केतु आपका 9th हाउस में है वो 8th हाउस में आएगा। मतलब कि मेरे जन्म के बाद सीधा ही केतु मेरे प्लैनेट के ऊपर से गुजरेगा, ना कि राहु। जो केतु मेरे प्लैनेट के ऊपर से गुजर रहा है तो मैं जो अपना कार्मिक डेप्थ है वो बैलेंस करता जा रहा हूँ और जो मुझे करना चाहिए, तो एक्चुअल में मुझे जो करना चाहिए और मेरे जो एक्शन है वो दोनों यहाँ पे मैच होते हैं। इससे उल्टा भी कंडीशन हो सकता है, मतलब कि 3rd हाउस में आपका केतु हो और 9th हाउस में आपका राहु हो और इन बीच अगर आपका 4th 5th 6th 7th यहाँ पे ही सारे प्लैनेट बैठे हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि आपके जो सारे प्लैनेट है उस पे से राहु मूव होगा, क्योंकि राहु आपके सारे प्लैनेट आपने बिठा दिए हैं 3rd हाउस से लेके 9th हाउस के बीच में, और 9th हाउस में आपका राहु है, तो अब सारे प्लैनेट के ऊपर से राहु गुजरेगा। तो अब क्या होगा कि आप कार्मिक डेप्थ है वो चुकाने का जो एक्चुअल सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है और हम सोच रहे हैं आगे की ओर जाने की, तो अब यहाँ पे जो ट्रबल है वो ज्यादा क्रिएट होगा, राइट। आई थिंक आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू कि जब कभी भी आपके चार्ट में राहु केतु एक्सिस के बीच में सारे प्लैनेट आ गए हो, तो अब नेक्स्ट मूव देखो कि हाँ मेरे जन्म के बाद विद इन 1 or 2 years जब राहु केतु का मूवमेंट शुरू हुआ तो केतु मेरे प्लैनेट के ऊपर से गुजरा या राहु मेरे प्लैनेट के ऊपर से गुजरा। अगर राहु आपके प्लैनेट के ऊपर से गुजर रहा है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, तो ये उतना अच्छा नहीं माना गया है कि मैं खुद कार्मिक मेरा जो बैलेंस है वो पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन उस तरह से क्रिएट नहीं है और मैं डायरेक्टली अपनी गोल की ओर जा रहा हूँ। अगर आपके जन्म के बाद तुरंत ही उस प्रकार की कंडीशन हुई कि केतु सारे प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो मेरा जो कार्मिक डेप्थ मुझे जो चुकता करना है उस प्रकार के सिचुएशन परमात्मा ने मुझे क्रिएट कर दी है। सो इट्स वेरी इजी। हाँ मुझे स्ट्रगल हो गए, हार्डल्स हो गए, मुझे लगेगा कि मैं दे रहा हूँ, सिचुएशन खराब है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं मैं मेरा कार्मिक डेप्थ है वो बैलेंस कर रहा हूँ। तो हाँ एट द एंड ऑफ द जर्नी जब मेरा ये कार्मिक डेप्थ खत्म हो जाएगा तो ये वाला जो फ्री विल है, राइट, जहां पे कोई प्लैनेट नहीं था वहां तक का मेरा जर्नी है वो इजीली, मतलब कि मैं फट से हो जाऊंगा, मैं सही पाथ में सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो वो मुझे इजी पाथ मिलेगा। और अगर आप एक दूसरे एंगल से देखो तो आपने 50% इस चार्ट में आपके सारे प्लैनेट बिठा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन हाउसेस को आपने ज्यादा वेटेज दे दिया और इन हाउसेस को ज्यादा वेटेज देने के कारण ये हाउसेस पे वेटेज घट जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि जब आपको कोई एक रिमार्केबल ग्रोथ चाहिए तो कोई एक फैक्टर है वो तो छूटेगा ही। अब कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन ले लो तो कहीं ना कहीं उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुई ही होगी। मान लो कि आई एग्री कि चलो उसके जो संबंध है हस्बैंड वाइफ के वो अच्छे हैं, लेकिन एक क्वालिटी लाइफ है वो तो वो नहीं जी पा रहे क्योंकि बिजनेस में काफी टाइम चला जाता है, राइट। सो हम सभी के पास 24 आवर्स ही है, तो इम्बैलेंस होगा ही। जब आप कहीं कोई एक फैक्टर में ज्यादा वेटेज दे रहे हो तो दूसरा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं अपलिफ्ट हो ही रहा है,
राइट। मतलब कि देखो आप सक्सेसफुल हो तो आप बिजनेस में ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का, आपके हस्बैंड का कंप्लेन रहेगा ही कि भाई आप मुझे ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हो। और अगर आप लाइफ के एक सेक्टर में ज्यादा देते हो, मतलब कि इजी एग्जांपल है कि आप हाउस वाइफ हो, तो आपका जो अर्निंग सेक्टर है वो कम हो गया, तो इम्बैलेंस तो होना ही है। लेकिन जब आपने काल सर्प दोष मतलब कि राहु केतु एक्सेस के बीच में सारे प्लैनेट ला के रख दिए, तो अब पक्का है कि भाई आप तो इम्बैलेंस क्रिएट करोगे ही। लेकिन उसके साथ द अनदर गारंटी इज ऑल्सो कि आपने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, तो यस यहाँ पे आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन जहां पे आपने फोकस किया है वहां पे तो आप फुल्ली सक्सेसफुल हो गए। तो जो एकदम से मैं बोलूं एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग हैं, उसके चार्ट में आपको काल सर्प दोष मिल जाएगा, और मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसने एक ही जगह पे फोकस एरिया पर टारगेट किया और वहां पे उसको सक्सेस मिला है। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से लेते हो। काल सर्प दोष माइनस पॉइंट मैंने बोला कि हाँ आपने लाइफ के एक सेक्टर में ज्यादा वेटेज दे दिया, इस सेक्टर को कम कर दिया, लेकिन यहाँ पे ज्यादा वेटेज देने के कारण आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। हायर जो अचीवमेंट है लाइफ के अंदर वो काल सर्प दोष के दौरान ही जिसके चार्ट में है वहां पे ही देखी गई है, तो ये उतना बुरा भी नहीं आप कंसिडर कर सकते हो। हाँ, ओनली ये देखना है कि आप अपना कार्मिक साइकिल कैसे बैलेंस करते हो, और जहां राहु केतु के बीच में जिन जिन हाउस पे आपके प्लैनेट बैठे हैं और केतु से वहां से मूव होते आपको राहु तक पहुंचना है। अगर ये साइकिल आपने अंडरस्टैंड कर लिया और आपका जो कार्मिक बैलेंस है, जो इम्बैलेंस है, उसको आप इजीली राइट सामने से ही चुकता करते गए। काफी बार देखो ऐसी सिचुएशन होती है कि हम भागते हैं सिचुएशन से, राइट। मान लो कि हमारा कोई रिलेटिव्स है, वो बीमार हुआ, उसको पैसे की जरूरत हुई, या तो उसको मेरा नीड हुआ कि मैं 2-3 दिन तक उसका ख्याल रखूं, तो हम भागते हैं उससे, राइट। पर अगर हमने हमारा चार्ट देख लिया और मुझे मालूम हो गया कि ओके मेरा जर्नी तो इधर से ही शुरू होगा, और जब तक ये मैं कार्मिक डेप्थ उस रिलेटिव्स के साथ खत्म नहीं करूंगा, मैं राहु की ओर आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो जब वी अंडरस्टैंड आवर साइकिल, आवर कर्मा, आवर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, मेरा जो जर्नी है वो इजी और पीसफुल हो जाएगा। तो आपको भी अपना चार्ट उठाओ और देखो कि राहु केतु कहाँ पे है। हो सकता है कि आपके चार्ट में काल सर्प दोष ना हो, लेकिन जो प्लैनेट राहु केतु एक्सेस के बीच में आ रहे हैं, राइट, ज्यादातर प्लैनेट अगर आपके राहु केतु एक्सेस के बीच में है, तो उन हाउसेस के रिगार्डिंग आपको जो आपका कार्मिक डेप्थ है वो चुकाना रहेगा। अगर प्लैनेट को भी छोड़ दो तो भी केतु से एंटी क्लॉक चलते जाओ। केतु से मतलब केतु जिस राशि में है, 7th तुला राशि में है, तो अब आपको कन्या है, सिंह है, उल्टा चलते चलो, राइट। तो भी आपको मालूम हो जाएगा कि इन राशि, इन हाउसेस के रिगार्डिंग जब मैं अपना कार्मिक डेप्थ है वो बैलेंस कर लूंगा, तो राहु की ओर जो मुझे प्रोग्रेस चाहिए वो मैं अब अचीव कर पाऊंगा। अगर आप उल्टा चलोगे, राइट, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जिद ही उल्टी है। आप डायरेक्ट राहु की ओर जाना चाहते हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, नॉट इन ए सिंगल चार्ट। और जब आप काल सर्प दोष लेके पैदा हुए हो, आपका चार्ट ही आपने पूरा अच्छे से इम्बैलेंस कर दिया है, तो अब तो केतु को आपको फॉलो करना है, ये यहाँ पे 100% आपका गारंटी हो गया, राइट। यहाँ पे हमने वो डिस्कशन नहीं किया है कि राहु केतु तो एक छाया ग्रह है, उसकी दृष्टि के रिगार्डिंग भी काफ़ी मतभेद चल रहे हैं, उसकी राशि के रिगार्डिंग भी मतभेद है, वो कहाँ पे उच्च के होते हैं, कहाँ पे नीच के होते हैं। ये काफ़ी सारा इल्यूजन है राहु के बारे में, और ये बना ही रहना चाहिए, क्योंकि राहु खुद तो एक इल्यूजन के प्लैनेट है, राइट। अगर इसका मिस्ट्री हमने सॉल्व कर दिया तो वो राहु ही क्या रहा। राहु खुद एक इल्यूजन है। और देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँ तो राहु मतलब आप एक समझ लो एक गुब्बारा, राइट, कि गुब्बारा एक छोटा सा है, उसके अंदर हवा भर दो तो उसका कद इतना हो जाएगा, जैसे ही आपने पिन मारा इसका कद वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो राहु का काम ही है इल्यूजन क्रिएट करना, जिसके साथ बैठता है वहां पे वो बड़ा, राइट, एक इल्यूजन। अगर लगन में राहु है तो हम खुद ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि हाँ आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, राइट।
वो सारी बातें आ जाती है। लेकिन ये इल्यूजन ही है और बहुत बड़ा इल्यूजन है, और आप ये देख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कितना है। इतने साल चले आए, इतना साहित्य है हमारे पास, आजकल तो इतना इंटरनेट है, सब कुछ है, राइट। फिर भी राहु एक इल्यूजन प्लैनेट है और इसने अपने आप पे भी आज तक इल्यूजन बना के रखा है कि तू मोक्ष का कारक है, तो वो वैसे ही देगा। राहु के तो एक्सेस का डांस है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। और अगर आपने अपने चार्ट पे ये डांस समझ लिया तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपको अपनी लाइफ जीना, और यू कैन एंजॉय। आप स्टेप, आपकी लाइफ के जो स्टेप है ना, राइट, आपकी लाइफ का जो मैप है, कहाँ से कहाँ जाना है ना, वो राहु केतु को अगर आपने समझ लिया तो आप वो स्टेप है वो अच्छे से बिठा पाएंगे। राहु केतु इन शॉर्ट अगर हम ब्रीफ में रिवाइज करें सभी कुछ, तो राहु केतु को स्नेक के साथ जोड़ा गया है। हमारे जो काफ़ी सारे देवी देवता है वो भी स्नेक के साथ कहीं ना कहीं पास्ट में कनेक्टेड थे। काल सर्प दोष बुरा नहीं है, ये ओनली ये इंडिकेशन करता है कि राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट आ गए तो हमारा हाफ ऑफ द चार्ट है वो ज़्यादा हैवी हो गया, हाफ ऑफ द चार्ट एम्प्टी हो गया, लाइक ए सीसो। हमने यहाँ पे वेटेज बढ़ा दिया तो हमारा लाइफ है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा। कहीं पे हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, कहीं पे कम देते हैं। और अब आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो सभी का होता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो ज़्यादा हो गया, तो अब तो यहाँ इसी जन्म में चुकता करना रहेगा, राइट। बाकी होता है कि देखो हम कई जन्म के कर्म कई जन्म में पास ऑन करते हैं, चुकता करते हैं, लेकिन अब आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो भगवान ने बोला कि भाई अब तो अभी चुकता कर, उसके बाद ही तुझे आगे जाने को मिलेगा। लाइक दैट कि काफ़ी बार हमारा लोन में सिचुएशन हो जाता है कि अभी चुकता करो उसके बाद ही अगला लोन मिलेगा, या तो आपका ये जो प्रॉपर्टी है वो सील हो जाएगा, कुछ भी। पर अगर उसको अंडरस्टैंड कर लिया और हम उस कार्मिक डेप्थ से बाहर आ गए और जो स्ट्रगलफुल आपका लाइफ रहा है, तो देखो जब कभी भी कोई भी बंदा स्ट्रगल करता है तो वो शाइन करता है। मतलब कि विथ द हार्ड और बैड एक्सपीरियंस है हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, उसके बाद जो हमारा सक्सेस है दैट इज़ अनबिलीवेबल। और जिन लोगों का भी सक्सेस स्टोरी आपको मालूम होगा, रेयर केस होगा कि किसी ने बताया हो कि इजी सक्सेस है, राइट। अदरवाइज काफ़ी स्ट्रगल और हार्डशिप के बाद ही सक्सेस मिलता है, और उस सक्सेस में भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हमारी लाइफ में रहता ही है, क्योंकि या तो हम अपने घर में मतलब कि हमारे रिलेशन में हमारे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, या तो बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, या तो समाज में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन 100% मतलब कि कोई एक बंदा आपको मिले कि हाँ भाई मेरा बिजनेस भी ऑलवेज सक्सेसफुल है, समाज में भी सभी लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं, घर पे भी मेरे 100% रिलेशन अच्छे, मतलब कि आपका स्पाउस भी आपको ओके बोल रहा है, पेरेंट्स भी ओके बोल रहे हैं, बच्चे भी ओके बोल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ये रेयर केस है, राइट। सभी कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ आपका राहु केतु एक्सिस के बीच में कौन सी राशि आ रही है, प्लैनेट तो आ ही गए हैं, कौन सी राशि और कौन से भाव आ रहे हैं, अगर ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का मैप है ना उसको समझ जाओगे कि भाई इधर से ही इधर जाना है, राइट। मैं इधर से इधर जो जंप लगा रहा हूँ वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, उल्टा मैं गिरूंगा, वापस आना तो इधर ही है। मतलब कि केतु जहाँ पे जिस प्लैनेट के ऊपर से जा रहा है वैसे ही मुझे अपना डांस है वो क्रिएट करना है, और तब जाके मेरा लाइफ है वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन जैसे हमने पहले समुद्र मंथन की बात किया था तो वो भी काल सर्प दोष के साथ रिलेट है कि आप समझ लो कि अब आपका लाइफ समुद्र मंथन जैसे रहेगा, आपको स्ट्रगल करना है, पहले उससे जो बुरे रिजल्ट है वही आपको सामने आएंगे, क्योंकि आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो यहाँ पे आपको फुलफिल करना है, तो पहले बुरी चीजें ही आपके सामने आएगी, राइट। अगर ये अच्छी तरह से प्लेस्ड होगा तो अच्छी चीजें आ सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपका कार्मिक डेप्थ है वो आपको बैलेंस करना है, और जब उन बुरी चीजों से आप आउटकम हो जाओगे तो लास्ट में अमृत के अधिकारी भी आप ही हो, राइट, क्योंकि काल सर्प दोष आपके चार्ट में है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बुरा भी है, अच्छा भी है। बुरा क्यों है? स्ट्रगल का प्रॉमिस है। अच्छा क्यों है?
अमृत का भी तो प्रॉमिस आपको ही मिला है, राइट? सो आई डोंट थिंक ये बुरा है। और काल सर्प दोष की काफ़ी रेमेडी भी होती है, काफ़ी पूजा भी करवाते हैं, तो वो अपनी जगह है। लेकिन आज इन शॉर्ट हमने काल सर्प दोष क्या होता है वो समझा। उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में है, हो सकता है कि राहु 7th हाउस में हो, केतु फर्स्ट हाउस में हो, तो तब वो क्या रिजल्ट देगा। या तो आंशिक काल सर्प दोष है, मतलब कि एक प्लैनेट है वो राहु केतु एक्सिस से बीच में निकल कर इस साइड, शीशों के इस साइड बैठ गया, फिर भी हैवी तो रहेगा ही ये साइड, तो उसका जो क्या रिजल्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट? अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यस, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नई जानकारी मिली इस वीडियो के बाद में, तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि और भी अपडेट वीडियो है वो आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहे, राइट? और मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट बटन में आप जाके देख सकते हो, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।